Assalamu alaikum. Okay, so in this video, I will be starting October November 23, paper 22, paper 2 variant. So, question number one of this states that I need to tick one box to complete the sentence. So, verification is used to make sure that a value entered. Now, I need to discuss in terms of verification. वेरिफिकेशन हमारे पास जब होती है जब हम वैल्यू एंटर करते हुए चेक करते हैं कि वो चेंज हो या ना हो। तो इंटीजर करेक्ट या स्ट्रिंग के बारे में तो मैं बात नहीं कर सकता। तो द आंसर इज ए, वेरिफिकेशन इज यूज्ड टू मेक श्योर दैट अ वैल्यू एंटर्ड हैज नॉट चेंज ड्यूरिंग द इनपुट। The question number two of that says that a type of validation check is a length check. Another type check of validation check is used to make sure that any date entered is in the date, month, year style. State the type of validation check you would use. कौन सा वैलिडेशन चेक मैं यूज़ कर सकता हूँ जब मुझे इसी फॉर्मेट के अंदर अपना जो डाटा है वो चाहिए हो। सो द check validation check that I'm going to use is a format check that is going to make sure कि मेरे पास सेम फॉर्मेट में आए। The B part of the question says that give one example of a normal test data and one example of abnormal test data you should use to make sure the check in part A is working properly. State a reason for your each choices. तो नॉर्मल डेटा के अंदर आपके पास जो आपकी वैल्यू है दैट इज गोइंग टू बी जो भी आपका डाटा इस रेंज के अंदर है सच एज 30, 12, 1960। मैं एग्जांपल लिख लेता हूँ तो रीजन के अंदर मैं यही लिखूंगा कि द डेट इज इन करेक्ट फॉर्मेट और ये वाली डेट जो है मेरे पास एक्सेप्ट भी हो जाएगी। दिस शुड बी एक्सेप्टेड एज वेल। इसके बाद आपके पास जो एबनॉर्मल डेटा है वो अगर किसी ने 30 दिसंबर 1960 ऐसे करके लिख दिया तो ये वो डाटा है जो एक्सेप्ट नहीं होगा क्योंकि ये गलत फॉर्मेट के अंदर है। तो रीज़न के अंदर मैं लिख सकता हूँ कि द मंथ इज नॉट रिटर्न इन करेक्ट फॉर्मेट और ये वाला जो डाटा है मेरे पास रिजेक्ट हो जाएगा। आप लोग अपने पास से फुल फुल फॉर्म में लिख लेना दैट दिस शुड बी रिजेक्टेड। इसके बाद सवाल कहता है कि डिस्क्राइब हाउ अ लेंथ चेक वुड बी यूज्ड व्हेन द डेटा इज एंटर्ड। लेंथ चेक यूज कैसे करना है तो इस क्लास के अंदर आप लोगों ने ये भी गौर से देखना है कि इसका आंसर मैं लिखता कैसे हूँ क्योंकि पेपर में अगर आपको आता हो और आपने आंसर सही नहीं लिखा तो आंसर नहीं मिलेगा। दिस मार्क्स इज फॉर 2 मार्क्स। तो 2 मार्क्स के लिए बेटा पहली चीज तो मैं ये लिख सकता हूँ कि इट इज going to check that there should be 10 कैरेक्टर्स इन टोटल। 10 कैरेक्टर्स क्यों? क्योंकि जो ऊपर उन्होंने फॉर्मेट दिया हुआ है डेट डेट मंथ मंथ ईयर ईयर का उसके अंदर हमारे पास 10 कैरेक्टर्स है। और दूसरे मार्क्स के लिए मैं यहाँ पे ये भी लिख सकता हूँ कि अगर आपकी डेट जो है वो बहुत ज़्यादा लॉन्ग या शॉर्ट है सो इट इज़ going to be rejected। यहाँ पे आपके पास 2 मार्क्स आ गए। अच्छा, कहीं पे भी किसी को कोई भी कंफ्यूजन हो तो यू कैन स्टॉप मी एनी टाइम। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 3 से द ड्रॉ वन लिंक टू ईच सूडो कोड स्टेटमेंट टू द मोस्ट अप्रोप्रिएट सूडो कोड यूजेस। नॉट ऑल सूडो कोड यूजेस विल बी रिक्वायर्ड। अब यहाँ पे सूडो कोड यूजेस के अंदर काउंटिंग दिया हुआ है, एवरेज निकालने का दिया हुआ है, टोटलिंग दी हुई है, कंडीशनल स्टेटमेंट दिया हुआ है, प्रोसीजर दिया हुआ है। सबसे पहला क्या, कॉल प्रोसीजर न्यू, कॉल कलर न्यू कलर। बेटा जब भी किसी भी वैल्यू को मैं कॉल करता हूँ तो वो हमेशा से आपके पास प्रोसीजर होती है। यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, वैल्यू A1 A2 प्लस डिवाइडेड बाय 3। ये तो देखो, ये तो सिंपल, मुझे पता है ये एवरेज निकाल रहा है। मुझे कैसे पता है? क्योंकि टोटल नंबर डिवाइडेड बाय द सम। सो दिस इज एन एवरेज। लूप इक्वल्स दिस इज एन एग्जांपल ऑफ काउंटिंग। और इफ काउंट इज ग्रेटर देन 7 देन x1 इज इक्वल्स टू 0। अच्छा, ये तो इफ वाला लूप लगा हुआ है, इफ देन एल्स एंड इफ, दैट मीन दिस इज अ कंडीशनल स्टेटमेंट। इसके बाद आपके पास जो है वो 3 का बी पार्ट है। 3 के बी पार्ट में लिखा हुआ है कि ऑफ वन डायमेंशनल 1D एरे कॉल्ड
टेम्परेचर हैज़ 25 एलिमेंट्स बिगिनिंग एट इंडेक्स 1। मेरे पास एक 1D एरे है इस तरह से। और इस एरे का नाम क्या है बेटा? इस एरे का नाम है टेम्परेचर्स। और टेम्परेचर्स के अंदर मेरे पास टोटल कितने एलिमेंट्स हैं? मेरे पास टोटल 25 एलिमेंट्स हैं जो स्टार्ट हो रहे हैं 1 से। इट होल्ड द वैल्यू दैट रेंजेस बिटवीन, अच्छा अब वैल्यूज ही बता रहे हैं, -20 से लेके 100 के अंदर तक की वैल्यू है, क्योंकि इंक्लूसिव लिखा हुआ है, एक्सक्लूसिव होता तो आउटसाइड होता। राइट अ सूडोकोड एल्गोरिथम यूजिंग अ सिंगल लूप टू फाइंड the lowest value in the array and output the result only once. You do not need to declare or populate this array. यहाँ पे मुझे सूडो कोड लिखना है, डिक्लेरेशन करने की ज़रूरत नहीं है, एरे के अंदर वैल्यूज़ भी ऐड करने की ज़रूरत नहीं है, सिर्फ मुझे एक सूडो कोड लिखना है। तो सबसे पहले -20 एंड 100 की वैल्यू को मैं इस एल्गोरिथम को लिखने के लिए, सबसे पहले तो एक काम हम ये करते हैं कि मैक्सिमम और मिनिमम का कॉन्सेप्ट लेते हैं। मिनिमम को मैं असाइन कराता हूँ 100 से, क्योंकि ये वैल्यू दी हुई है इन्होंने 100 की। वो याद है ना, मैक्सिमम मिनिमम मैंने पढ़ाया था, जिसमें सबसे कम वैल्यू को मैं सबसे ज़्यादा रखता था और सबसे ज़्यादा को मैं सबसे कम रखता था। इसके बाद -20 है, लेकिन अभी हम -20 को सेट नहीं कर सकते क्योंकि वो नेगेटिव में आ जाएगा। तो इस कोड के अंदर सबसे पहले मैंने इनिशियलाइज कराया अपने वेरिएबल को, लोएस्ट नंबर को सबसे हाईएस्ट से रखा, जो अभी करंटली आपके पास 100 है। इसके बाद अब मैं काम ये करूँगा, मैं इसके ऊपर चलाऊँगा लूप। लूप मैंने चलाया क्योंकि मेरे पास 1 से लेकर 20, मैं अपने पास जो लूप चला रहा हूँ 1 से लेके 25 तक, जिसके अंदर अगर मेरा जो टेम्परेचर है, इफ माई टेम्परेचर काउंट इज लेस देन द मिनिमम वैल्यू, मतलब ये कि 100 के अंदर अंदर वैल्यू फॉल हो रही है, तो मैं क्या कर रहा हूँ, दैट मीन्स दैट मिनिमम शुड बी डिक्लेयर्ड एज योर टेम्परेचर काउंट। और यहाँ पे मैंने अपने प्रोग्राम को एंड इफ करा दिया। और अगले काउंट के ऊपर मैं लिखूंगा नेक्स्ट काउंट, और मैं आउटपुट करा दूंगा ये कि मेरे पास जो इसका सबसे कम टेम्परेचर है वो आ रहा है मिनिमम के अंदर, जो हमारे पास सवाल की रिक्वायरमेंट दी। अब मुझसे कोई ये सवाल नहीं करना कि सर आपने हाईएस्ट क्यों नहीं कराया, ये सवाल के अंदर लिखा हुआ, राइट अ सूडोकोड एल्गोरिथम यूजिंग अ सिंगल लूप टू फाइंड द लोएस्ट वैल्यू इन द एरे एंड आउटपुट द रिजल्ट ओनली वंस। इसी वजह से मैंने मैक्सिमम पे काम नहीं किया। तो आई होप इसमें आप लोगों को कोई क्वेश्चन नहीं होगा, अगर होगा तो प्लीज़ स्टॉप मी एनी टाइम। दिस इज़ फॉर 4 मार्क्स। 4 मार्क्स की कैलकुलेशन इस तरह से है, पहले वेरिएबल को इनिशियलाइज करने का 1 मार्क मिलेगा, काउंटर चलाने का 2 मार्क मिलेगा, लूप लगाने का 3 मार्क मिलेगा, वैल्यूज सेट करने का 4था मार्क मिलेगा, और ये जो आउटपुट करा है। इसके बाद बेटा 4A, 4A में लिखा हुआ है, एन एल्गोरिथम हैज बीन रिटन इन सूडोकोड टू अलाउ द नेम ऑफ 50 cities एंड देयर कंट्रीज to be entered and stored in a two-dimensional array. The contents of the array are then output. मेरे पास एक एल्गोरिथम है सूडो कोड के अंदर लिखा हुआ है जो अलाउ कर रहा है, अलाउ द नेम्स ऑफ 50 cities और देन उनके कंट्रीज को एंटर करना है 2D एरे के अंदर। द कंटेंट्स ऑफ द एरे आर देन आउटपुट। तो इसके अंदर गलतियां निकालनी है, चलो गौर से पढ़ते हैं पहले कि गलतियां निकालने के लिए क्या क्या करना चाहिए। आई होप आप लोग गौर से सुन रहे हो, और ये जो पेपर है काफ़ी चैलेंजिंग है। सबसे पहले तो इन भाई साहब ने क्या कराया हुआ है, डिक्लेयर कराया हुआ है सिटी को एरे से, जो कि है 1 से 50 तक और 1 से 2 तक ऑफ द डेटा टाइप बूलियन। पहली बात तो ये कि भाई सिटी कभी भी बूलियन हो ही नहीं सकती, तो पहला वाला भंड तो हमें यही मिल गया। उसके बाद डिक्लेयर काउंट, चलो चलेगा, ये भी चलेगा, ये भी चलेगा। अच्छा यहाँ देखो ये क्या लिखा हुआ है, इफ। इफ के बाद क्या आता है, देन एल्स एंड इफ। और अगर ये इफ यहाँ पे दे रहा है तो ये देखो, यहाँ पे भाई तुमने ये अंटिल क्यों दिया हुआ है, तो एक एरर हमारे पास यहाँ पे आ गया कि भाई यहाँ पे तुम्हें लिखना चाहिए था रिपीट। एरर 1 आ गया, एरर 2 आ गया। इसके बाद चलो ये भी सही है, ये भी सही है।
आउटपुट एंटर द नेम ऑफ द सिटी। आउटपुट एंटर द नेम ऑफ द सिटी। इनपुट सिटी। अच्छा, यहाँ पे इसने इनपुट सिटी, ये काउंट टू क्यों लिखा है? सिटीज तो मेरे पास 1 से 50 तक है। तो एक भर्ण यहाँ पे भी आ सकता है कि ये होना चाहिए सिटी काउंट कॉमा 1। उसके बाद सिमिलरली यहाँ पे भी यही चीज़ इसने की हुई है। अच्छा, फिर लाइन नंबर 10 में ये आपसे कह रहा है कि काउंट इज इक्वल्स टू काउंट प्लस 1। फिर लाइन नंबर 12 में कह रहा है फॉर आउट 1 to 1, एक गलती ये रही। यहाँ पे होना चाहिए 1 to 50। गलतियाँ कितनी निकालनी है? 4। मैंने शायद 4 से ज़्यादा निकाल। बेटा 4 गलतियाँ निकालनी है, मैंने तो वैसे 4 से ज़्यादा निकालनी है, बट आप लोगों को समझाने के लिए मैं यहाँ पे लिख देता हूँ कि मेरे पास पहला एरर जो है वो लाइन नंबर 1 के अंदर है। और लाइन नंबर 1 के अंदर क्या लिखा हुआ है? लाइन नंबर 1 के अंदर लिखा हुआ है कि डिक्लेयर कराओ सिटी को। वो तुम लोग पूरा लिख लेना, मैं सिर्फ इसकी यहाँ करेक्शन लिख रहा हूँ। करेक्शन है कि डिक्लेयर कराऊंगा सिटी को एरे से 1 of 50 और 1 of 2, और इसकी डेटा टाइप क्या आएगी? स्ट्रिंग। यहाँ पे तुम लोगों को 1 मार्क मिल गया। दूसरा एरर जो है भाई साहब ने जो किया हुआ है वो किया हुआ है लाइन नंबर 7 के अंदर। वो तुम लोग लाइन नंबर 7 जो भी यहाँ पे लिख लेना, और इसकी मैं करेक्शन यहाँ पे लिख रहा हूँ कि इसको आना चाहिए इनपुट सिटी, और जिसका काउंट होगा सिटी काउंट कॉमा 1। इसके बाद तीसरा एरर भाई साहब ने किया हुआ है लाइन नंबर 11 में, जो वो अनटिल लिखा हुआ है। सॉरी, लाइन नंबर 5 के अंदर है। लाइन नंबर 5 के अंदर इफ लिखा हुआ है, वहाँ पे तो आपके पास आना चाहिए रिपीट, क्योंकि ये आपके पास लूप है। और आखिरी एरर आपके पास है लाइन नंबर 12 के अंदर, जो फॉर आउट 1 to 1 लिखा हुआ है, ये करेक्शन होना चाहिए फॉर आउट 1 to 50। सो मेक श्योर यू आर ऑल्सो गोइंग टू राइट द लाइन नंबर, और जो भी लाइन लिखी हुई है फिर उसकी सजेस्टेड करेक्शन। इसके बाद कह रहा है कि डिस्क्राइब द चेंजेस यू शुड मेक टू योर करेक्टेड एल्गोरिथम टू अलाउ द नेम ऑफ अ कंट्री टू बी इनपुट एंड डिस्प्ले ओनली द cities from that country. Describe the changes you should make to the corrected algorithm to allow the name of a country to be input and to display only the stored cities from that country. You do not need to write the algorithm। 5 मार्क्स का है। मकसद ये है कि भाई इसमें समझाना है कि इसमें हमें करना क्या है। अच्छा, एल्गोरिथम नहीं लिखना। Describe the changes you should make to the corrected algorithm to allow the names of a country to be input and to display only the stored city from that country। सबसे पहले तो एक काम हम इसमें ये करेंगे कि हम इसके अंदर एक इनपुट वैल्यू ऐड करेंगे। ऐड एन इनपुट या प्रॉम्प्ट फॉर द कंट्री टू सर्च। पहले वो कंट्री को सर्च करेगा श- शुरू के पार्ट के अंदर ही। फिर लाइन नंबर 11 और 12 के इन बिटवीन मैं एक काम ये कर सकता हूँ कि आई कैन एंटर अ न्यू वेरिएबल। बिटवीन लाइन 11 and 12 एंटर अ न्यू वेरिएबल, क्योंकि उसी को आउटपुट भी कराना है। इफ द एलिमेंट, उसके बाद एक इफ स्टेटमेंट लगाना है ये चेक करने के लिए कि जो मैंने सर्च किया है, टू चेक दैट इफ द एलिमेंट मैचेस द कंट्री जिसको मैं सर्च कर रहा हूँ।
अगर वो कंट्री जिसको मैं सर्च कर रहा हूँ वो मैच हो गई, सो देन आई कैन से दैट यू कैन आउटपुट if it meets your search criteria. If not, then check next item. Describe the changes जो आप बनाओगे. Allow the name of a country to be input करा दिया और डिस्प्ले करा दिया. वही सिटी, वो उसी सिटी जो उस कंट्री के अंदर से है. तो मैंने इसमें सबसे पहले पूछा, अगर वो एक वेरिएबल ऐड किया, अगर वो जो मैं सिटी यूज़ कर रहा हूँ वो कंट्री की लिस्ट के अंदर से मैच कर दिया तो आउटपुट हुआ, अगर नहीं किया तो नहीं हुआ आउटपुट. इसके बाद 5 में कहता है कि एक्सप्लेन हाउ वेरिएबल एंड कांस्टेंट शुड बी यूज व्हेन क्रिएटिंग एंड रनिंग अ प्रोग्राम. 3 मार्क्स के लिए लिखना है. तो पहली बात तो ये कह सकता हूँ कि मैं वेरिएबल्स एंड कांस्टेंट्स शुड हैव अ मीनिंगफुल आइडेंटिफायर. इनके पास मीनिंगफुल आइडेंटिफायर होना चाहिए. और आपका जो प्रोग्रामर है, प्रोग्रामर्स आर able to understand their purpose as well, and they are also used for data, सर सर क्योंकि डेटा स्टोरेज के अंदर आपकी वैल्यू आ सकती है. ये भी लिख सकता हूँ मैं, कांस्टेंट की वैल्यू जो है वो कभी भी चेंज नहीं होती, और जो आपके पास वेरिएबल की वैल्यू है वो चेंज हो सकती है. क्वेश्चन नंबर 6 इज ऑफ फ्लो चार्ट्स. वी आर नॉट डूइंग इट राइट नाउ. क्वेश्चन नंबर 7 आपके पास कह रहा है कि द स्ट्रिंग्स ऑपरेशन सब स्ट्रिंग. ये क्वेश्चन, ऐसा क्वेश्चन मैंने पेपर में भी दिया था. क्वेश्चन से 7 से दैट द स्ट्रिंग ऑपरेशन सब स्ट्रिंग कोड स्टार्ट नंबर रिटर्न द स्ट्रिंग फ्रॉम द कोड बिगिनिंग एट पोजीशन स्टार्ट, दैट इज नंबर कैरेक्टर्स रॉन्ग. द फर्स्ट कैरेक्टर इन कोड इज इन द पोजीशन 1. राइट अ pseudocode statement to store the string. Learning never exhausts the minds and code extract the display words. ये सवाल सॉल्व करते हैं. कोड के अंदर क्या लिखा हुआ है? लर्निंग नेवर exhaust the mind. The string operation substring code start number returns a string from code beginning at position start. That is the numbers character along the first character in code position 1. Store करा दिया. Extract and display the words the mind from the string. अच्छा, ये वैल्यू स्टार्ट कहाँ से हो रही है? द फर्स्ट इन कोड इज इन 1. मैं गिन लेता हूँ ये कैरेक्टर्स कितने हो रहे हैं मेरे पास. सर 25 है, फिर कॉमा 8 होगा. थैंक यू. 25 और 25, 8 ऐसे लिख लो, ऐसे करके लिख लो. और एंड में आउटपुट करा देने हैं सब स्ट्रिंग कोड स्टार्ट और नंबर के साथ. तो आ जाएगा आपके पास सब स्ट्रिंग 25, 8 और इसकी जो टोटल लेंथ है. फिर कह रहा है कि आउटपुट करा ओरिजिनल स्ट्रिंग को लोअर केस में. तो आउटपुट कराया मैंने यहाँ पर इसको लोअर केस के अंदर. लोअर केस में आउटपुट किसको कराना है? उस वैल्यू को जो कोड के अंदर. एक्सप्लेन वाई प्रोग्रामर वुड यूज प्रोसीजर्स एंड पैरामीटर्स व्हेन राइटिंग अ प्रोग्राम. एक प्रोग्रामर प्रोसीजर और पैरामीटर क्यों यूज करेगा एक प्रोग्राम को लिखने के लिए? 4 मार्क्स के लिए लिखना है. सर लोअर केस समझ नहीं आएगी अगर अब. बेटा लोअर केस वो वाले, ये A B C D E F G, ये लोअर केस सर होते लेकिन ये एल केस सब स्ट्रिंग नहीं होगा, कोड क्यों हो रहा है एल केस? हैं. एल केस आपके पास क्योंकि कोड के अंदर ये वैल्यू स्टोर हुई हुई है. इन कोड की तो वैल्यू लर्निंग नेवर एग्जॉस्ट द माइंड है ना, वो तो चेंज नहीं हुई.
भाई जब मुझे वैल्यू को निकालना था, उसमें से सिर्फ मुझे द माइंड को निकालना था, तो मैंने 25 और 8 लगाया। अब मुझे ये चाहिए कि ये जो पूरी वैल्यू जो कोड के अंदर है, अच्छा, सही सही वही सही है है, सही लोअर सही केस के अंदर। सही। इस वजह मैं से समझा बस वो निकालना। सब स्ट्रिंग को करना है। नो नो नो। अगर सिर्फ अगर द माइंड को करना है तो फिर एल सब स्ट्रिंग होगा ना फिर। हाँ नहीं, जब भी नहीं होगा। सब स्ट्रिंग तो एक फंक्शन है जो तो जिसको अगर द अपने माइंड को मैंने सिर्फ पैरामीटर्स करना के है, ऊपर रख के निकाल रहे हो। अगर मैंने सिर्फ द माइंड को करना है तो कैसे करेंगे? अगर आपको सिर्फ द माइंड को करना है तो आप अंदर लिखेंगे आउटपुट सब स्ट्रिंग और उसकी वैल्यूज के साथ, क्योंकि सब स्ट्रिंग के सही। अंदर द माइंड स्टोर नहीं है, सब स्ट्रिंग खुद एक फंक्शन है। लेकिन अगर सब स्ट्रिंग को एक वेरिएबल के अंदर स्टोर कर दें तो? आप कर ही नहीं सकते। आप बुक की किताब की डेफिनेशन को या उसके कॉन्सेप्ट्स को गलत थोड़ी क्यों कहोगे। मैं ये थोड़ी कह सकता हूँ कि सब स्ट्रिंग को ही मैं उसके मकसद ही मैं उसका बदल दूँ, ऐसा थोड़ी हो सकता है। हमारे पास प्रोग्रामिंग के अंदर कुछ फंक्शंस हैं, उनका स्पेसिफिक काम है, उनके अंदर आप वैल्यू जिंदगी में कभी स्टोर नहीं कर सकते। फाइल हैंडलिंग के ऊपर जाओगे तो ये थोड़ी बोलोगे कि सर मैं ओपन फाइल नहीं, के मैं अंदर बोल रहा हूँ 8 को अगर स्टोर लेट्स कर से, दूँ। ऐसा नहीं हो सकता, दिस इज नॉट। अगर मैं बोल रहा हूँ एक वेरिएबल ए लें और उसको डिक्लेयर कर दें सब स्ट्रिंग की वैल्यू, आप कर ही नहीं इस तरीके सकते, से। सब स्ट्रिंग खुद एक फंक्शन है। सही सही। सब स्ट्रिंग के साथ लोअर केस हो गया, अपर केस हो गया, ये सारे बिल्ट इन फंक्शंस हैं। जिंदगी में नहीं कर सकते भाई, क्या हो गया, कैसी बातें कर रहे हो। अपर केस को वैल्यू कैसे दोगे, वो खुद एक फंक्शन है। फिर बाद में बोलोगे कि सर मैं प्रोसीजर फंक्शन को वैल्यू दे दूं क्या, ऐसा थोड़ी होता है। पहले प्रोसीजर फंक्शन का नाम बताओ, उसके बाद उसको वैल्यू दो। एक्सप्लेन वाई अ प्रोग्रामर वुड यूज प्रोसीजर एंड पैरामीटर्स व्हेन राइटिंग अ प्रोग्राम। टू enable द प्रोग्रामर टू राइट अ collection of programming statements under a single identifier। एक मार्क का ये हो सकता है। दूसरे मार्क के लिए क्या लिखूं, allow modular programs to be created। और क्या लिख सकता हूँ, मेक्स द प्रोग्राम शॉर्टर। 3 मार्क हो गए। और क्या लिख सकता हूँ, ये भी लिख सकता हूँ कि मेक्स प्रोग्राम क्रिएशन faster as they can be used repeatedly again and again। ये 4 मार्क्स आ गए। इसके बाद एक लॉजिक गेट्स का सवाल है। ए नैंड बी, ए नैंड बी और नॉट बीज और सी। तो ए नैंड बी, ए नैंड बी और नॉट बीज और सी। अच्छा जी। बी और सी बन गया, और दोनों किससे कनेक्ट हो रहे हैं भाई, एक नॉट गेट से और नॉट गेट से। यहाँ पे एक और गेट आएगा, और फिर ये जाएगा। माइंड माई ड्राइंग थोड़ी सी अजीब सी हो गई, लेकिन इसके अंदर ये 4 गेट्स बनेंगे, 1 2 3 4। ट्रुथ टेबल आप लोग खुद सॉल्व कर लीजिएगा। आखिरी सवाल है डेटाबेस का।
सो लेट्स क्विकली कंप्लीट दिस, उसके बाद क्लास भी हम एंड करेंगे। चैप्टर लास्ट चैप्टर है डेटाबेस। मेरे पास एक डेटाबेस टेबल है जिसका नाम है हॉर्सेस। हॉर्सेस क्या कर रहे हैं, डिटेल्स स्टोर कर रहे हैं अबाउट द हॉर्सेस कैप्ट एट अ हॉर्स सैंक्चुअरी। मेरे पास इस डेटाबेस में कोड है, ब्रीड ऑरिजन है, जेंडर है, एज है, और कब वो अराइव हुए। सबसे पहले सवाल में कहता है कि स्टेट द नंबर ऑफ रिकॉर्ड्स इन द डेटाबेस। इसके अंदर टोटल नंबर ऑफ रिकॉर्ड्स कितने हैं। रिकॉर्ड्स जरा गिन लेते हैं। मैंने क्लास में आप लोगों को शायद बताया होगा कि रिकॉर्ड्स क्या होते हैं। सो नंबर ऑफ रिकॉर्ड्स आर 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18। टोटल नंबर ऑफ रिकॉर्ड्स बेटा 18 है। गिव द नेम ऑफ द फील्ड दैट इज मोस्ट सूटेबल टू प्राइमरी की। प्राइमरी की क्या होती है, यूनिक की होती है। इस पूरे के अंदर प्राइमरी की कौन सी है मेरे पास। ब्रीड तो देखो बार बार रिपीट भी हो रहा है, ये रहा, ये भी रिपीट हो रहा है, ये भी रिपीट हो रहा है, ये भी रिपीट हो रहा है। अराइव में डेट इज नॉट सूटेबल बिकॉज दैट इज ऑल्सो बीइंग रिपीटेड। तो प्राइमरी की एक ही बचती है मेरे पास जो कि यूनिक है, दैट इज द कोड इटसेल्फ। और कोड क्यों है, क्योंकि इट हैज यूनिक identifier. The database only allow the following data type. Complete the table to show the appropriate data type. Data type बतानी है, ब्रीड की बतानी है, जेंडर की बतानी है, एज की बतानी है। अच्छा, ब्रीड की डेटा टाइप ये क्या है, ये टेक्स्ट होगी क्योंकि टेक्स्ट है। जेंडर, जेंडर ये रहे तुम, जेंडर की बूलियन होगी। एज की क्या होगी, इंटीजर। अराइव्ड क्या होगी। तो स्ट्रिंग नहीं होगी। बेटा डेटाबेस की जो डेटा टाइप्स हैं वो यहाँ पे दी हुई हैं और वो थोड़ी सी डिफरेंट होती हैं। तो डेटाबेस तो नहीं पढ़ा ना अभी हमने। अभी हमने नहीं पढ़ा है, हम पढ़ेंगे आगे। लेकिन तुम्हें समझ आ रहा होगा क्योंकि वो काफी ज्यादा लिंक करता है चैप्टर नंबर 7 और 8 से। नाउ इट सेज दैट कंप्लीट द एसक्यूएल लैंग्वेज। एसक्यूएल क्या होती है, एसक्यूएल इज टू बी नोन एज अ स्ट्रक्चर्ड क्वेरी लैंग्वेज। और हमारे पास अगर एक डेटाबेस है तो उस डेटाबेस को अगर मुझे फिल्टर करना है, कुछ मतलब अपने डिजायर्ड रिजल्ट डालना है, तो मैं ये लैंग्वेज यूज करता हूँ। मुझे एसक्यूएल लैंग्वेज कंप्लीट करनी है टू रिटर्न द कोड एंड ब्रीड ऑफ ऑल हॉर्सेज हुज ब्रीड इज ओरिजिनेटेड इन स्कॉटलैंड। ओके, सो इट सेज दैट कोड एंड ब्रीड। कोड और ब्रीड तो सबसे पहले मैं अपने टेबल में से क्या करूंगा, सिलेक्ट। अच्छा, फ्रॉम। फ्रॉम भाई सिलेक्ट कहाँ से करूंगा, टेबल का नाम क्या है, हॉर्सेस। और टू रिटर्न द हुज ब्रीड ओरिजिन इज, हुज ब्रीड ओरिजिन इज स्कॉटलैंड, ब्रीड ओरिजिन। तो यहाँ पे क्या आएगा, ब्रीड ओरिजिन इज स्कॉटलैंड। सो दैट्स डन फॉर दिस पेपर।